हेलो गाइस, तो आज हम जापानीज मूवी कोकू हाकू को एक्सप्लेन करेंगे। कोकू हाकू का इंग्लिश में मीनिंग कन्फेशन होता है। कन्फेशन का मतलब अपने गुनाह को कबूल कर लेना। मूवी में दिखाया जाता है कि स्कूल टीचर युको की बेटी मनामी स्कूल के ही स्विमिंग पूल में गिर के मर जाती है और पुलिस इसे एक्सीडेंट बताकर केस को बंद कर देते हैं। फिर युको अकेले ही किलर को ढूंढकर अपना रिवेंज लेती है। ये ऐसी मूवी नहीं है कि आपको लास्ट तक किलर नहीं मिलेगा। इसमें तो मूवी के 30 मिनट्स में ही हमें किलर पता चल जाता है। लेकिन मूवी में देखने लायक ये है कि यूको किस तरह से अपना रिवेंज पूरा करती है। पूरी मूवी अवार्ड विनिंग नॉवल कोको हाकू पर बनाई गई है, मतलब मूवी के नेम पर। मूवी को भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। IMDb रेटिंग 7.8 है। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है यूको के क्लास से। क्लास में टीचर होते हुए भी बच्चे यूको को सीरियसली नहीं ले रहे थे। वो लोग तो अपनी धुन में अच्छे होते हैं। यूको सभी को मिल्क बांटती है जिसे सभी बच्चे पी लेते हैं। फिर वो सभी के सामने अनाउंस करती है कि आज का उसका लास्ट डे है, इसलिए वो अपने बारे में बच्चों को बताने लगती है। यूको मासायोशी नाम के टीचर से प्यार करती थी। मासायोशी बहुत फेमस टीचर और राइटर था। वो दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन शादी के पहले ही मासायोशी को पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है। आप ये मत समझो कि मासायोशी ने यूको को धोखा दिया था। उसके मुताबिक वो यूको से मिलने से पहले फॉरेन टूर पे था और वहीं से वो शायद इन्फेक्टेड हुआ था। एट द सेम टाइम यूको भी प्रेग्नेंट निकलती है, लेकिन बच्चा और यूको दोनों भी HIV इन्फेक्टेड नहीं होते। तो वो दोनों सोच लेते हैं कि वो अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखेंगे। वो लोग शादी भी कर सकते थे, लेकिन नहीं करते क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि ये बात जब लोगों को पता चलेगी तब उनकी बेटी पर गलत असर ना हो, मतलब उनकी बेटी को कोई चिढ़ाए नहीं। HIV की बात सुनकर सभी बच्चे अब सीरियसली उनकी स्टोरी को सुनने लगते हैं। मासायोशी की तबीयत बहुत खराब होने लगती है, तो यूको अकेले अपनी बेटी मनामी के साथ रहने लगती है। यूको मनामी को बहुत प्यार से बड़ा करती है। जब वो स्कूल में आती है तो मनामी स्कूल के पड़ोस में रहने वाली बुढ़िया के पास उनके डॉग से खेलने के लिए जाती है और स्कूल के बाद यूको उसे वापस घर ले आती है। एक दिन वो बुढ़िया हॉस्पिटलाइज होती है, इसलिए यूको मनामी को अपने स्कूल ले आती है। स्कूल में यूको की मीटिंग होती है, इसलिए वो मनामी को एक ही कमरे में रहने के लिए बोलती है। मीटिंग खत्म होने के बाद यूको मनामी से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो रूम में नहीं होती है। फिर उन्हें मनामी की लाश स्कूल के स्विमिंग पूल में मिलती है। पुलिस इसे एक्सीडेंट समझकर केस को बंद करती है, लेकिन यूको समझ जाती है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह खून है, क्योंकि यूको को स्विमिंग पूल के पास एक बैग मिलता है। यह वही बैग था जो मनामी मॉल में लेने के लिए जिद कर रही थी, लेकिन यूको ने उसे वो बैग नहीं दिलाया था और इस बात को क्लास के एक बच्चे ने भी देखा था। अब वो सभी को कहती है कि मनामी को 2 बच्चों ने मिलकर मारा था। वो दोनों इसी क्लास में है, मतलब यूको को पहले ही किलर कौन है ये पता है। आप लोग सोचते होंगे कि ये बात वो पुलिस को क्यों नहीं बताती, क्योंकि वहाँ के कानून के मुताबिक अंडर 13 वाले बच्चों को कोई भी सज़ा नहीं मिल सकती है, चाहे वो लोग कितना भी बड़ा क्राइम करें। इससे रिलेटेड वो एक किस्सा भी बच्चों को सुनाती है। एक लुंसी नाम की लड़की होती है जिसने अपने ही घर वालों के खाने में केमिकल डालकर उन्हें मार डाला। अंडर एज होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। इस क्राइम के लिए लुंसी को स्कूल में जो टीचर साइंस सिखाता है उसे सज़ा दी गई। इस इंसिडेंट के बाद लुंसी ऑनलाइन बहुत फेमस हो गई। यूको फिर से अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती है। अब बच्चे किलर का नाम बताने के लिए बोलते हैं। उनका नाम पब्लिकली बताना उसे गलत लगता है, इसलिए वो दोनों को ए और बी नाम देती है। ए नाम का बच्चा बहुत होशियार होता है। उसका साइंस फेवरेट सब्जेक्ट होता है। उसकी एक वेबसाइट भी होती है जिस पे वो एनिमल को टॉर्चर करने की वीडियोस डालता है। एक दिन वो बच्चा यूको के पास आता है और अपना न्यू इन्वेंशन पर्स दिखाता है। यूको उसे खोलते ही उसे करंट लगता है।
दरअसल उसके अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिससे पर्स ओपन होते ही करंट लगता है। वो इस इन्वेंशन को एंटी थेफ्ट पर्स बुलाता है। वो इस पर्स को साइंस फेयर में भी ले जाता है और वो वहाँ का अवार्ड भी जीत जाता है। इससे उस बच्चे का नाम पेपर में भी आता है। इतना बताते ही सभी बच्चों को किलर का रियल नेम पता चल जाता है। उसका नाम शुया होता है। शुया यही चाहता है कि दुनिया उसे एक जीनियस माने। जिस दिन उसका नाम पेपर में आया था उसी दिन लूसी गर्ल का इंसिडेंट भी हुआ था। इस वजह से शुया की न्यूज़ पर ज़्यादा किसी का ध्यान नहीं जाता। स्विमिंग पूल के पास वाले पर्स में भी वही मैकेनिज्म मिलता है जो एंटी थेफ्ट पर्स में होता है। इसलिए यूको शुया से पूछताछ भी करती है। शुया हंसते हंसते अपना पूरा कन्फेशन उसे दे देता है। फिर वो बी स्टूडेंट के बारे में बताने लगती है। बी थोड़ा सा गुस्से वाला है। वो ज़्यादातर अकेला ही रहता है क्योंकि उसका एक भी दोस्त नहीं है। बी हमेशा टॉयलेट की दीवारों पर गंदा गंदा लिखता है। उसे एक दिन झगड़े के कारण पुलिस ने भी पकड़ा था, तो वहाँ पे स्कूल के टीचर ने ही उसे जाकर छुड़ाया था। वो आर्केड गेम खेलने गया था तो स्कूल ने उसे स्विमिंग पूल साफ करने की सज़ा दी थी। फिर एक बच्चा बी से दोस्ती करता है। फिर एक बच्चे यानी शुया को लूसी गर्ल जैसे ही फेमस होना था, इसलिए शुया अपने एंटी थेफ्ट पर्स का करंट का वोल्टेज बढ़ा के एक टारगेट ढूंढने लगता है। तो बी बच्चा उसे यूको की बेटी मनामी का नाम सजेस्ट करता है क्योंकि यूको बी को पुलिस स्टेशन छुड़वाने के लिए नहीं आई थी। तो बी समझता है कि यूको हमेशा अपनी बेटी को ज़्यादा ध्यान देती है। शुया को उसका आइडिया अच्छा लगता है। बी वही स्टूडेंट होता है जिसने मनामी को मॉल में जिद करते हुए देखा था। इस बात से सभी को बी कौन है यह पता चल जाता है। बी का रियल नेम नाओकी होता है। दोनों मनामी के पास जाते हैं। नाओकी वही पर्स लाता है जो मनामी को मॉल में चाहिए था। शुया उसे पर्स देता है ये बोलकर कि उसकी माँ ने दिया है। मनामी एक्साइटेड हो कि उसे ओपन करती है और उसे करंट के कारण वो वहीं पे गिर जाती है। नाओकी डर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। शुया वहाँ से जाते वक्त कहता है कि तुम सभी को बता सकते हो कि ये किसने किया था। फिर नाओकी पर किसी को शक ना हो इसलिए वो उस पर्स को उठा के बाजू के कुत्ते के पास फेंक देता है और वो मनामी की बॉडी पानी में ऐसे डालता है जैसे कि वो पानी में गिर गई हो। यूको को ये सारी बातें तब पता चलती है जब वो नाओकी के घर गई थी। तब वहाँ पे उसने अपनी माँ के साथ अपना पूरा कन्फेशन दे दिया था। आपको मैं ये बता दूँ कि ये पूरा इंसिडेंट 1 मंथ पहले का है। रिपोर्ट के मुताबिक मनामी की मौत करंट के कारण नहीं हुई थी, तब वो सिर्फ बेहोश हुई थी। उसकी डेथ पानी में गिरने के बाद हुई थी। उसे पता है कि कानून उन दोनों को सज़ा नहीं देगा, इसलिए वो उन दोनों को खुद सज़ा देना चाहती है। अब वो रिवील करती है कि जो मिल्क सभी बच्चों ने पिया था उसमें से 2 बॉटल्स के अंदर उसने अपने पति का HIV इन्फेक्टेड खून मिलाया था और वो 2 बॉटल शुया और नाओकी को दिए गए थे। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। शुया और नाओकी तो डर के मारे फ्रीजी हो जाते हैं। यूको कहती है कि उनके पास सिर्फ 5 से 10 साल बचे हैं और कुछ ही मंथ के बाद उन्हें अपना ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। शुया तो भागकर ही बाहर चला जाता है। फिर यूको सभी को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। क्लास के सभी बच्चे इस बात को किसी को नहीं बताते। फिर उनकी गर्मियों की छुट्टी शुरू होती है। छुट्टी के बाद सभी बच्चे वापस स्कूल आते हैं। अब स्कूल में जो कुछ हुआ था वो सभी मिजुकी नाम की लड़की बताने लगती है। उनके क्लास में वेर्थर नाम का न्यू टीचर आता है। वो बहुत फ्रेंडली था और बच्चों से बहुत अच्छी बातें करता था। जब से छुट्टियां खत्म हो गई थी तब से नाओकी स्कूल में नहीं आया था और उसके नहीं आने का रीज़न भी सभी को पता था। लेकिन शुया स्कूल में आता था। देखकर लगता है कि उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। नाओकी स्कूल में बहुत दिनों से नहीं आ रहा था, तो उनके टीचर वेर्थर को लगता है कि उसे नाओकी के घर मिलने जाना चाहिए, इसलिए वो अपने साथ मिजुकी को ले लेता है। स्कूल के बाद वो दोनों नाओकी के घर आते हैं। वहाँ पे नाओकी की माँ मिनामी के इंसिडेंट के बारे में बात कर रही थी। उसके मुताबिक यूको को ये बच्चे को स्कूल में नहीं लाना चाहिए था। वो भी यही सोचती है कि यूको अपनी बेटी को ज़्यादा ध्यान देती है और स्कूल के बच्चों को कम। वो मिनामी के मरने पर यूको को ही जिम्मेदार मानती है। मैं आपको याद दिला दूँ कि स्कूल में जो कुछ हुआ था वह सब कुछ नाओकी की माँ को
पहले से ही पता है, क्योंकि नाओकी ने उनके साथ में ही अपना पूरा कन्फेशन दिया था। फिर वेरथर वहां से चला जाता है। नाओकी की माँ उसके बेटे को बुलाती है। वहां पे हम नाओकी को देख सकते हैं। जब से उसे पता चला है कि जल्द ही वो मरने वाला है, वो बहुत पागल हुआ है। वो पूरे दिन घर में चिल्लाता रहता है। जब से स्कूल खत्म हुआ था तब से उसने एक भी बार नहीं नहाया और उसने अपने बाल भी नहीं काटे। वो इसलिए इतना गंदा होता है क्योंकि उसे लगता है कि बॉडी की बदबू और भूख की वजह से उसे महसूस होता है कि वो एक जिंदा है, मतलब एक तरह के इंडिकेशन के जैसे। हमें इससे पता चलता है कि उसकी मेंटल हालत कितनी खराब हो चुकी है। वो जिस भी चीज़ को छूता है उन सभी चीज़ को वो साफ करने लगता है, चाहे वो टॉयलेट क्यों ना हो। वो इसलिए करता है क्योंकि वो सोचता है कि उसकी किसी चीज़ को छूने से ही उसकी माँ को भी HIV ना हो। इसलिए वो अपनी माँ से ज़्यादा दूर ही रहता है। अपने बेटे की इस हालत को देखकर उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है। वो ये जानती है कि उसकी बेटी की हालत यूको की वजह से हुई है, लेकिन उसे पूरी बात नहीं पता। मतलब उसे यह बात नहीं पता कि उसके बेटे ने HIV इन्फेक्टेड ब्लड पिया है और वो इस वजह से इतना पागल है। स्कूल में सभी बच्चे शुया को बहुत बुली करते थे, उसे मारा भी करते थे। इस वजह से शुया बहुत अकेला पड़ा होता है। मिजुकी ये सब कुछ देख रही थी और उसे ये देखकर बहुत बुरा फील हो रहा था। वेरथर और मिजुकी बहुत बार नाओकी के घर मिलने जाया करते थे, लेकिन अब उसकी माँ तो उन्हें घर में भी आने नहीं देती, क्योंकि जब भी वो लोग आते थे तब नाओकी और भी गुस्से में चिल्लाने लगता है। एक दिन उसकी माँ उसके खाने में नींद की गोलियां डालकर उसे देती है। सोने के बाद उसकी माँ उसे बाल काटकर नहलाती है। उठने के बाद वो अपनी इस हालत को देखकर चिल्लाने लगता है, क्योंकि जब उसे अपनी गंदी स्मेल आती थी तब वो अपने आप को जिंदा फील कर पाता था। अब वो क्लीन है तो वो सोचने लगता है कि वो मर चुका है और ये देखकर उसकी माँ को और भी ज्यादा चिंता होने लगती है। स्कूल में शुया को सभी बच्चे बुली करते हैं, ऐसा लेटर वेरथर को मिलता है, इसलिए वो सभी को डांटने लगता है। सभी बच्चे सोचते हैं कि ये लेटर मिजुकी ने दिया होगा, क्योंकि वही अकेली लड़की है जो शुया को बुली नहीं करती। मैं आपको बता दूं, ये लेटर किसी स्टूडेंट ने नहीं बल्कि योको ने लिखा है, क्योंकि उसे लगता है कि शुया को और भी सजा मिलनी चाहिए। स्कूल के बाद सभी बच्चे मिजुकी को पकड़कर बाय फोर्स शुया को किस करवाते हैं, क्योंकि उसने किलर की साइड ली है। शाम को शुया मिजुकी को टेस्ट करके उसे मिलने बुलाता है। वहाँ पे वो अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दिखवाता है। वो नेगेटिव होती है। वो इसलिए दिखाता है क्योंकि मिजुकी ने उसे किस किया था और उस किस की वजह से वो ज़्यादा परेशान ना हो, इसलिए वो रिपोर्ट दिखवाता है। ये देखकर मिजुकी कहती है कि उसे पहले पता था, क्योंकि उसे लगता था कि यूको बहुत अच्छी टीचर है। उन्होंने सिर्फ बच्चों को डराने के लिए झूठ बोला था। यहाँ से उन दोनों की रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाती है। दरअसल यूको ने सभी बच्चों को सच में झूठ बोला था। वो शुया और नाओकी को सिर्फ मेंटली डिस्ट्रॉय करना चाहती है, जैसे अब नाओकी हो रहा है। अगले दिन मिजुकी को बच्चे किस वाला फोटो दिखाकर बुली करने लगते हैं, तो शुया अपनी उंगली काटकर अपना खून बुली करने वाले बच्चों पर डालने लगता है, ताकि वो लोग उन्हें फिर से बुली ना करें। क्लास के सभी बच्चों को ये बात अभी तक पता नहीं कि शुया सच में इन्फेक्टेड है या नहीं। दूसरी तरफ नाओकी भी अपने हाथ को काटकर अपना खून स्टोर के सभी चीज़ों पर लगाता है। उसकी माँ वहाँ पे जाके वहाँ की सभी चीज़ों को खरीद लेता है और उसे घर ले आती है। वहाँ पे वो रिवील करता है कि वो HIV इन्फेक्टेड है, इसलिए उसे उन थैलियों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये सुनकर उसकी माँ को शॉक लगता है और वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है, तो वो अपने बच्चों को टेस्ट करवाने के लिए चलने के लिए बोलती है। यहाँ पे नाओकी ये भी रिवील करता है कि उसने जानबूझ के मनामी को मारा था। पानी में गिरने से पहले मनामी ने अपनी थोड़ी सी आंखें खोली थी, लेकिन फिर भी उसने मनामी को पानी में डाला था। ये सुनकर तो उसकी माँ पूरी टूट जाती है। उसे अपनी बेटी से जितनी भी उम्मीदें थी अब वो पूरी तरह से टूट चुकी है। नाओकी ने मनामी को जानबूझ के क्यों मारा यह हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ मिजुकी और शुया की रिलेशनशिप और भी अच्छी हो रही थी। यहाँ पे मिजुकी शुया को रिवील करती है कि वही ऑनलाइन फेमस होने वाली लुन्सी गर्ल है और इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके हाथ पर एल का टैटू भी होता है।
लेकिन शुया उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब अगले दिन वेर्तर फिर से नाओकी के घर जाता है। नाओकी की माँ उन्हें घर में आने भी नहीं देती। नाओकी की माँ को अब अपने बेटे की हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो सोच लेती है कि वो नाओकी को मारकर खुद भी सुसाइड करेगी। वो अपने पति के लिए एक सुसाइड नोट लिखती है। फिर वो ऊपर जाकर एक नाइफ से अपने बेटे नाओकी को मारती तो है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर नाओकी बहुत पागल हो जाता है। वो इतनी दिनों से अपनी माँ को अपनी बीमारी से बचा रहा था, अब वही माँ उसे मारना चाहती है, तो वो गुस्से में उसी नाइफ से अपनी माँ को मार डालता है। इससे नाओकी की मेंटल हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, क्योंकि नाओकी दुनिया में सिर्फ अपनी माँ से प्यार करता था। यहाँ से नाओकी की स्टोरी खत्म हो जाती है और युगो का नाओकी से बदला पूरा हो जाता है। इस घटना की वजह से स्कूल में एक मीटिंग होती है। वहाँ पे पुलिस भी आई होती है। वेर्थर और मिजुकी को वहाँ पे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि वो दोनों उनके घर में आया जाया करते थे। मिजुकी गवाही देती है कि यह सब कुछ वेर्थर की वजह से हुआ था, क्योंकि वही नाओकी के ना चाहते हुए भी उसके घर में आया जाया करता था। मिजुकी चाहती तो वो ये बात नहीं बता सकती थी, लेकिन वो सच इसलिए बताती है क्योंकि उसे शुया को प्रूव करना था रियल लुंसी गर्ल है। लेकिन पुलिस वेर्थर को ज़्यादा कुछ नहीं करती। फिर अब शुया की स्टोरी स्टार्ट होती है। शुया की माँ बहुत बड़ी रिसर्चर थी। उसने एक नॉर्मल आदमी से शादी करके अपने करियर को ब्रेक देती है। फिर उन दोनों को शुया होता है। शुया को वो साइंस सिखाने लगती है, लेकिन सिखाते वक्त वो अपने डिसीजन से मतलब करियर को छोड़ने की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगती है। वो डेली अपना फ्रस्ट्रेशन शुया को मारकर निकालने लगती है। एक दिन उसका पति ये सब कुछ देख लेता है और उसे डिवोर्स ले लेता है। जाते वक्त उसकी माँ उसे कुछ किताबें देती है। फिर शुया को वो अकेला छोड़कर ही हमेशा के लिए चली जाती है। फिर उसके फादर दूसरी शादी करते हैं, लेकिन शुया को अपनी पुरानी माँ ही चाहिए थी। फिर वो उनकी किताबों को पढ़कर बड़ा होने लगता है। वो एक वेबसाइट ओपन करता है जिसमें वो रिसर्च से रिलेटेड पोस्ट करने लगता है, लेकिन उसे वेबसाइट पर एक भी विजिटर नहीं आता। इसलिए वो एनिमल को टॉर्चर करने की वीडियो डालने लगता है। तब उसे वेबसाइट के विजिटर आने लगते हैं। तब वो समझ जाते हैं कि दुनिया को बुरा देखना ही पसंद है। शुया बस अपनी माँ का अटेंशन पाना चाहता है। वो सिर्फ अपने माँ के प्यार के लिए भूखा है। फिर वो एंटी थेफ्ट पर्स इन्वेंट करता है। उसका नाम न्यूज़पेपर में भी आता है, लेकिन लूसी गर्ल की न्यूज़ की वजह से शुया ज़्यादा फेमस नहीं होता। उसे लगता है कि इस न्यूज़ के कारण उसकी माँ उसे एक बार बात करेगी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं होता। वो समझ जाता है कि मीडिया और लोगों को सिर्फ मर्डर न्यूज़ ही अट्रैक्ट करती है। फिर वो भी सोचने लगता है कि उसे भी एक मर्डर करना चाहिए ताकि वो अपनी माँ का अटेंशन पा सके। फिर शुया ऐसी साथी को ढूंढने लगता है जो उसे इस क्राइम में मदद करे। तो उसे मिलता है नाओकी, एक अकेला बेचारा लड़का जिसे कोई भी बात नहीं करता। शुया उसे झूठी दोस्ती करता है और उसकी मदद से मनामी का मर्डर। शुया वहाँ से जाते वक्त नाओकी से कहता है कि तुम सभी को बता सकते हो कि यह सब किसने किया। शुया एंड में उसे एक लूजर और फेलियर बुलाता है। यह सुनने के बाद नाओकी को बहुत बुरा फील होता है। वो समझ जाता है कि शुया ने सिर्फ उसे मर्डर के लिए यूज किया। यह बात उसे बहुत हर्ट करती है। स्कूल में सिर्फ शुया ने ही उससे बात की थी, उसे अपना दोस्त बनाया था। इससे पहले उसका एक भी दोस्त नहीं था। किसी को दोस्त बनाना यह अकेले रहने वाले बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तभी वो देखता है कि मनामी अभी भी जिंदा है। उसे लगता है कि शुया ही रियल लूजर है, क्योंकि उसने अपना काम पूरा नहीं किया। फिर वो मनामी को उठाकर पानी में फेंक देता है, ये दिखाने के लिए कि शुया ही रियल लूजर है जो अपना काम ठीक से पूरा भी नहीं कर पाया। फिर 1 मंथ के बाद युको अपना कन्फेशन सभी बच्चों के सामने देती है। कन्फेशन के बाद शुया भागकर टॉयलेट जाता है। वहाँ पे वो लिटरली हंसने लगता है, क्योंकि उसके मुताबिक अब वो लूसी गर्ल जैसे ही फेमस होने वाला था और उसकी माँ से मिलने वाला था। उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो मरने वाला है या नहीं। फिर मूवी फिर से रिज्यूम हो जाती है। शुया के बारे में ये सारी बातें मिजुकी को भी पता थी। मिजुकी वेर्थर और युको को साथ में देख लेती है। फिर वेर्थर के जाने के बाद वो युको से मिलती है। वहाँ पे उन दोनों में बातें होती है। मिजुकी को अभी भी यही लगता है कि नाओकी ने
वेरतर की वजह से अपनी माँ को मारा है। यूको यहाँ पे रिवील करती है कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। यूको ने ही हमेशा वेरतर को नाओकी के घर में भेजा था। मतलब यूको ने वेरतर को यूज करके नाओमी को कातिल बनाया। यहाँ पे वो ये भी बताती है कि उसने वेरतर को लेटर दिया था कि बच्चे शुया को बुली करते हैं, ताकि इससे बच्चे उसे और भी बुली करने लगे। उसे लगता है कि शायद बुले के कारण शुया एक दिन सुसाइड करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। ये सुनकर मिजुकी कहती है कि शुया बहुत अकेला है और वो अपनी माँ के प्यार के लिए बहुत तड़प रहा है, जो उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई है। ये सुनकर यूको हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। यूको इसलिए हंसती है क्योंकि अब वो समझ चुकी है कि शुया को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। टीवी पर नाओकी की इंसिडेंट की न्यूज़ चल रही थी। शुया उसे देखकर सोचता है कि वो अभी भी कितना बड़ा लूजर है, क्योंकि वो भी जानता था कि नाओकी अपनी माँ से कितना प्यार करता था। ये सुनकर मिजुकी शुया पर मजाक में कमेंट करती है। उससे शुया गुस्से में आता है और वो मिजुकी को लुंसी गर्ल से चिढ़ाने लगता है। अब मिजुकी को भी बहुत गुस्सा आने लगता है और वो बोल देती है कि तुम छोटे से बच्चे हो जो अपनी माँ के प्यार के लिए रो रहे हो, जिस माँ ने उसे बचपन में छोड़ दिया। ये सुनकर तो शुया और भी गुस्से में आता है और वो मिजुकी पर किसी भारी चीज से अटैक करता है। फिर वो उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने फ्रिज में रख देता है। अब यूको को जब शुया की कमजोरी पता चलती है तो वो शुया की माँ पर थोड़ा रिसर्च करती है। एक दिन शुया को उसकी वेबसाइट के थ्रू उसकी माँ का मेल आता है, जिसमें वो शुया को मिलने बुलाती है। शुया बिना सोचे ही उसके कॉलेज चला जाता है। साथ में वो अपना इन्वेंशन भी लेता है ताकि वो अपनी माँ को दिखा सके। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने दूसरी शादी की है और वो अपने नए पति के साथ अभी हनीमून पर है। ये बात उसे बहुत बुरी लगती है। उसे लगता है कि उसकी माँ को उसकी कोई भी चिंता नहीं है और वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। दरअसल शुया को जो मेल आया था वो यूको ने ही भेजा था, क्योंकि उसे अपने रिसर्च से पहले ही पता था कि शुया की माँ ने दूसरी शादी की है और वो अभी हनीमून पर गए हैं। ये बात शुया को पता चले इसलिए वो उसे मेल करके कॉलेज बुलाती है। वहाँ पे भी यूको की नज़र शुया पर होती है। अपनी माँ की इन हरकतों की वजह से शुया बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, इसलिए वो अब बड़ा प्लान करता है। वो अपने साथ स्कूल के सभी बच्चों को मार डालना चाहता है, इसलिए वो एक बॉम्ब भी तैयार करता है और उसे अपने मोबाइल फ़ोन से कॉन्फ़िगर करता है ताकि वो मोबाइल के एक बटन से उस बॉम्ब को एक्टिव कर सके। वो उस बॉम्ब को अपने स्कूल में लगवाता है। वहाँ से जाते वक्त वो ये इमेजिन करता है कि सारे बच्चे मर चुके हैं। वो अपने पूरा प्लान का एक कन्फेशन अपनी वेबसाइट पर डालता है और इसे यूको देख लेती है। उसे पहले ही पता था कि शुया की एक वेबसाइट है और उसकी वेबसाइट पर उसकी बहुत पहले से नज़र थी। अब अगले दिन स्कूल में प्रोग्राम था जिसमें शुया स्पीच देने वाला था। स्पीच देने के बाद वो अपने मोबाइल से बॉम्ब को ट्रिगर करता है, लेकिन कोई भी ब्लास्ट नहीं होता। वो चेक करता है तो वहाँ पे बॉम्ब भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसे यूको का कॉल आता है, जिसमें वो रिवील करती है कि उसे शुया का पूरा प्लान पता था कि कैसे उसने मिजुकी को मारा, कैसे उसने अपने स्कूल में बॉम्ब प्लांट करवाया और उसने ही वो बॉम्ब को स्कूल से हटवाया होता है। फिर वो कहते हैं कि वो शुया की माँ से कॉलेज में मिलने गई थी, तब तक वो हनीमून से वापस आई थी। फिर उसने शुया की माँ को वही न्यूज़ दिखाई जब शुया का नाम न्यूज़पेपर में आया था। ये देखकर शुया की माँ सच में शुया को मिलना चाहती थी। फिर यूको वहाँ से जाते वक्त शुया का वो बॉम्ब वहीं पर रख देती है और ये सब कुछ आज सुबह ही हुआ था। मतलब शुया ने अपने हाथ से अपनी माँ को मार डाला जब उसकी माँ उसे मिलना चाहती थी। ये सुनकर शुया इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि उसके नाक से ही खून आने लगता है। ये न्यूज़ उसके लिए दुनिया का अंत होने वाला है इससे भी बड़ी थी, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ थी। वो सिर्फ अपनी माँ का एक बार अटेंशन पाना चाहता था, इसलिए उसने 2 खून किए थे। वो मोबाइल गिरा देता है और बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगता है और वो मेंटली पूरी तरह से टूट चुका है। फिर बच्चों की भीड़ में से वापस योको आती है और शुया को कहती है कि यही उसका रिवेंज था, मतलब शुया को मेंटली डिस्ट्रॉय करना। और लास्ट में वो शुया को जस्ट किडिंग बोलकर मूवी खत्म हो जाती है। लास्ट डायलॉग की वजह से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था या नहीं। यहाँ पे आप ध्यान में रखो
कि यूको को मिनामी का बदला लेना था। अब वो शुया की टीचर नहीं थी जो उसे सिर्फ एक लेसन सिखाकर छोड़ देगी। यूको का मकसद था कि वो शुया को जितना मेंटली डिस्ट्रॉय कर सके उतना करे। लास्ट में शुया को उसने जो कुछ भी बताया था वो सब कुछ सच था। वो लास्ट का डायलॉग हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था। पूरी मूवी किसी न किसी के कन्फ्यूजन से दिखाई गई है, इसलिए मूवी में बहुत सारे सीन आगे पीछे है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मूवी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में समझा सकूं। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाए। सच बताओ तो मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत इसी वीडियो को बनाने में लगी है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।